कुछ लोग बार बार कहते हैं कि जीत या हार इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं उस राजनीति में यकीन नहीं करता। 1350 पार्टियां दिल्ली देश के अंदर रजिस्टर्ड हैं। कोई जानता है 1350 पार्टियों को? आज आम आदमी पार्टी को जानते हैं क्योंकि हम जीते हैं। हम यहां जीतने के लिए आए हैं। जीतेंगे लेकिन बेईमानी करके नहीं जीतेंगे, ईमानदारी से जीतेंगे। और जिन जिन लोगों को हारने की राजनीति करनी है वो हारने की राजनीति करें, जिनको जीतने की राजनीति करते हैं वो हमारे साथ चलें। कौन पूछता हम लोगों को? अगर हमारे पहली बार 28 एमएलए नहीं आए होते तो। लेकिन ईमानदारी से 3 लाख रुपए खर्च करके मैंने शीला दीक्षित को हराया था। बेईमानी करके नहीं हराया था, जनता को साथ लेकर हराया था। हमारे 12 कैंडिडेट्स पे प्रश्न खड़े किए गए। हमने बहुत समझाने की कोशिश की, सारी इंक्वायरी कराई, इंडिपेंडेंट टीम भेजी, ओपिनियन पोल कराए, थाने वालों से पूछा, कुछ नहीं निकला। फिर हमने 12 के 12 केस लोकपाल को दे दिए। लोकपाल ने अपनी खूब जांच कराई 10 दिन तक, और लोकपाल ने कहा 12 में से 2 कैंडिडेट की टिकट कैंसिल कर दो। हमने टिकट कैंसिल कर दी। लोकपाल ने कहा बाकी 10 कैंडिडेट ठीक है, हमने उनकी टिकट जारी रखी। उसके बावजूद उन 10 कैंडिडेट्स के खिलाफ हमारे साथियों ने कैंपेन किया। उसके बावजूद उन 10 के 10 कैंडिडेट्स की शिकायतें टाइम्स ऑफ इंडिया को और मीडिया को दे दी गई, और मीडिया वालों ने उन 10 लोगों के खिलाफ कैंपेन किया। ये कहते हैं सही राम चोर है। अब जाके देखिए सही राम ने झुग्गी वालों के लिए क्या क्या नहीं किया है। झुग्गी वाले सही राम को देवता मानते हैं। झुग्गियां तोड़ने आते हैं, वो बुलडोजर के सामने लेट जाता है, इसलिए 10 केस उसके ऊपर लगे हुए हैं। सही राम चोर है। ये कहते हैं अमानतुल्लाह सांप्रदायिक है। पुलिस वालों से पूछिए, ओखला के अंदर चुनाव के 10 दिन पहले किसी ने मस्जिद के अंदर कुछ गलत चीज फेंक दी थी, वहां पे दंगे भड़क जाते। अमानतुल्लाह ने घर घर जाके लोगों को रोका था। सांप्रदायिक लोग दंगे करवाते हैं कि सांप्रदायिक लोग दंगे रोकते हैं? ये लोग कहते हैं भावना गौड़ चोर है। उसके अपने मकान मालिक से झगड़ा हो गया, दोनों कोर्ट चले गए, ये बेचारी केस हार गई। कल को अगर आपका मकान मालिक से झगड़ा हो गया और आप केस हार गए तो ये पार्टी टिकट नहीं देगी आपको। वो चोर है। ये कहते हैं अजयेश यादव चोर है। पता नहीं किसी कैलाश गहलोत है, उसके पास बहुत ज्यादा जमीन है। क्या अमीर होना पाप है अगर ईमानदारी से आपने अपने पैसा कमाया है? हमारे खिलाफ अखबारों में स्टोरीज प्लांट की गई। हिंदू अखबार के अंदर आधे पेज की स्टोरी मेरे खिलाफ छपी, और सब गलत लिखा हुआ। स्टोरी के अंदर सब कुछ गलत लिखा हुआ था। सुबह सुबह किसी ने, एक वॉलंटियर ने योगेंद्र जी से फोन किया, ये ऐसी स्टोरी छपी है। उन्होंने खुद ही बोला मैं तो इस पत्रकार को जानता भी नहीं हूं, मैं तो मिला ही नहीं हूं। शाम तक योगेंद्र जी को लगा होगा कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने फोन करके उसी वॉलंटियर को कहा नहीं मुझे याद आ रहा है, मैं 10 दिन पहले चंडीगढ़ गया था, ये पत्रकार मुझसे मिलने तो आई थी, पर ये सब मैंने नहीं बोला था। अगले दिन जब पत्रकार को फोन किया गया और पत्रकार को कहा गया कि आपने ये सब गलत क्यों लिखा, तो वो बहुत नाराज हुई। उसने कहा कि योगेंद्र यादव जी ने 5 पत्रकारों को ब्रेकफास्ट मीटिंग पे हमें चंडीगढ़ में बुलाया था, और केजरीवाल के खिलाफ जो जहर उगला था उन्होंने, और उसकी रिकॉर्डिंग हम लोगों के पास है। और अब उस पत्रकार ने सबके सामने बोला है कि योगेंद्र यादव जी ने केजरीवाल के खिलाफ हमें भरा था। 2 टीवी चैनलों के बड़े बड़े एडिटर्स ने मुझे कहा है कि योगेंद्र यादव जी ने आके हमें केजरीवाल के खिलाफ भरा था। कई वॉलंटियर्स दिल्ली आना चाहते थे कैंपेनिंग करने के लिए। उन्हें दिल्ली आके दिल्ली चुनाव में कैंपेनिंग करने से रोका गया। कई डोनर्स चंदा देना चाहते थे, उन्हें चंदा देने से रोका गया। लेकिन हद तो तब हो गई जब हमारे एक बहुत ही सम्मानित और वरिष्ठ नेता ने चुनाव के 10 दिन पहले कहा कि किरण बेदी उनकी फर्स्ट चॉइस है, अजय माकन उनकी सेकंड चॉइस है, और केजरीवाल उनकी थर्ड चॉइस है। तो मैं जानना चाहता हूं सर, फिर इस पार्टी में आप क्यों हैं?
एक मिनट बैठ जाइए, बैठ जाइए। तुरंत बैठिए अपनी जगह पे सब लोग। भारत माता की, भारत माता की। मेरा आप लोगों से एक ही निवेदन है, मैं आप लोगों की भावनाएं समझ सकता हूं, लेकिन हमें एक दूसरे को सुनना पड़ेगा और शांति से सुनना पड़ेगा। और जो भी निर्णय आप लेना चाहते हैं, आपका निर्णय सबको मान्य होगा। तो मैं कह रहा था कि पार्टी को हराने के लिए सारी कोशिशें की गई। एक और वाक्य है जो मुझे याद आ रहा है। कई वाक्य हुए पिछले 1 साल से 1.5 साल से, ढेरों षड्यंत्रों का सामना हम लोग कर रहे हैं। जून या जुलाई के महीने में हमारी पॉलिसी टीम की मीटिंग हो रही थी और उसमें अचानक एक बड़े नेता आए और उन्होंने कहा कि एक खुशखबरी लाया हूं। आज आप लोगों ने अखबार में पढ़ा, बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। उन दिनों में आपको याद होगा बीजेपी कवायद कर रही थी जोड़ तोड़ करके सर, कि आज की खबरों के मुताबिक बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। और अगर बीजेपी सरकार बना लेगी तो अरविंद लीडर ऑफ अपोजिशन बन जाएंगे। फिर हमें अरविंद को नेशनल कन्वीनर के पद से हटाने में ज्यादा सुविधा होगी। खैर, हम लोग चुनाव जीते। चुनाव जीतने के बाद जो पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हुई, मैं नहीं गया था लेकिन मुझे बताया गया कि उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में भी मैं ही टारगेट था कि यह सारा चुनाव केजरीवाल के नाम पे क्यों लड़ा गया, होर्डिंग्स पे केजरीवाल के फोटो क्यों लगाए गए, 5 साल केजरीवाल के नारे के ऊपर 10 करोड़ रुपए क्यों फूंक दिए गए। तो जैसे मैंने कहा कि हमें आज सोचना पड़ेगा कि ये जो सब कुछ चल रहा है, ये लड़ाई सिद्धांतों की है या महत्वाकांक्षाओं की है। कहीं सिद्धांतों के नाम पे अपनी महत्वाकांक्षाएं तो पूरी नहीं की जा रही हैं। मैं चुप रहा, देखता रहा, सुनता रहा, मैंने कभी कुछ नहीं बोला। मैं बेंगलोर गया अपने इलाज के लिए। आखिरी दिन जब मैं लौट रहा था, एयरपोर्ट पे था, मेरे पास प्रशांत जी का एसएमएस आया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। पृथ्वी मेरे सामने बैठा हुआ था। मैंने पृथ्वी को कहा मिलना मैं भी चाहता हूं, लेकिन मुझे डर लगता है मैं कुछ भी जाके मिलूंगा, ये जाके बाहर टीवी में बोल देंगे कि अरविंद आया था, ये कह रहा था। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैंने इतना बोला ही था। एयरपोर्ट पे टीवी भी चल रहा था, सामने हमने देखा प्रशांत जी टीवी में बैठ के कह रहे थे कि मैंने अरविंद को एसएमएस भेजा है, देखते हैं जवाब देता है कि नहीं देता। मैं ये जानना चाहता हूं, ये इसका मतलब आपका मिलने का तो मकसद नहीं था, दुनिया को दिखाने का मकसद था कि देखो हम तो मिलना चाहते हैं, अरविंद नहीं मिल रहा। मैं ये जानना चाहता हूं इससे इंटरनल डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हुई क्या, इससे स्वराज बढ़ गया क्या, इससे क्या हुआ, केजरीवाल कमजोर हो गया, दुनिया की नजरों में हो गया देखो केजरीवाल अपने ही नेताओं से नहीं मिलता। फिर लौटने के बाद अगले दिन सुबह सुबह मैंने प्रशांत जी को एसएमएस किया। मैंने कहा मैं अभी लौटा हूं, हमारा बजट प्रेजेंट करना है, 3-4 दिन में बजट हो जाएगा, मैं बजट के बाद आपसे मिलता हूं। और 5 मिनट के अंदर वो टीवी पे बैठे हुए देखो तो केजरीवाल मेरे से मिलना नहीं चाहता, ये केजरीवाल का जवाब आया। इससे तो इनर पार्टी डेमोक्रेसी, इसको तो नहीं कहते इनर पार्टी डेमोक्रेसी, इसको तो स्वराज नहीं कहते। ये तो मुझे कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, ये तो पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। खैर, मैं बैंगलोर से लौटा, 7:30 बजे मेरी फ्लाइट रात को पहुंची, 9 बजे मैं घर पहुंचा। 9 बजे घर पहुंचते ही मैंने अपनी टीम के सदस्यों को घर पे बुलाया और रात को 11:30 बजे मैंने अपनी टीम के सदस्यों को योगेंद्र भाई के घर भेजा कि जाके बात करके आओ, हम बातचीत से मुद्दे सुलझाना चाहते हैं। और तब से लेके परसों रात तक
पूरी कोशिश करते रहे कि सुलझ जाए, सुलझ जाए, सुलझ जाए, कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ हो जाए। उन्होंने पहले कहा कि ये 5 मुद्दे हैं हमारे, ये 5 मुद्दे मान लो तो हम पार्टी छोड़ दे, हम सारे पदों से इस्तीफा दे देंगे। यही अपने आप में थोड़ा सा आश्चर्यजनक था। नॉर्मली आदमी क्या कहता है, या तो पार्टी ठीक कर लो और ठीक नहीं की पार्टी तो मैं छोड़ दूंगा। कोई ये आके कहता है कि पार्टी ठीक कर लो, ठीक कर ली तो मैं छोड़ दूंगा। कभी किसी ने ऐसे कहा है? तो दिखावा था, दुनिया को दिखा रहे थे कि हम तो सिद्धांतों की लड़ाई लड़ रहे हैं जी। उन 5 पॉइंट्स में क्या क्या थे? पहला पॉइंट था पार्टी में आरटीआई लागू होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। उन्होंने कहा सारे एक्टिव मेंबर्स की लिस्ट पब्लिक करो। जरूर करेंगे साहब, अभी एक्टिव मेंबर्स की लिस्ट है नहीं, आपको भी पता है। हमने कहा कमिटीज बनाई जाएंगी, हर राज्य में कमिटी बनाएंगे, एक्टिव मेंबर्स की लिस्ट बनाएंगे, पब्लिक कर देंगे। लेकिन सोच लो पब्लिक करनी है कि नहीं करनी। हम लोगों ने दिल्ली का चुनाव लड़ा है, बूथ एजेंट्स की लिस्ट, वॉलंटियर्स की लिस्ट, ये कोई पार्टी पब्लिक नहीं करती है। दूसरी पार्टी वाले पहुंच जाते हैं उनको डराने धमकाने के लिए, दूसरे पार्टी वाले तोड़ लेते हैं उनको। अगर कोई एक चीज सबसे गुप्त होती है तो वो होती है अपने बूथ एजेंट्स की और वॉलंटियर्स की लिस्ट। फिर उन्होंने कहा कि आय व्यय का खर्चा ब्यौरा वो तो हम डालते ही हैं और अपनी एनुअल रिपोर्ट भी डालते हैं। फिर उन्होंने कहा कि पार्टी का हर निर्णय वॉलंटियर से वोटिंग करा के सीक्रेट बैलेट से होना चाहिए। संभव है क्या सारे देश के वॉलंटियर से सारे निर्णयों के ऊपर हो सकता है जी? तो बात हुई, रुक जाओ। तो ये हुआ कि भाई जो भी निर्णय है वेबसाइट पे डाले जाएं और एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए जिसमें जो भी सुझाव देना चाहे दे, और उन सुझावों को स्टडी करने के लिए कुछ स्तरीय कमेटी बना दी जाए जो कि देखे जो जो अच्छे अच्छे सुझाव आए हैं उन सुझावों के ऊपर गौर करके उस पर लागू किया जाए। तीसरा हुआ स्टेट्स को ऑटोनॉमी दी जाए। तो पहला प्रश्न था दिल्ली को तो ऑटोनॉमी दे दो, दिल्ली चुनाव में तो ऑटोनॉमी दी नहीं। दिल्ली चुनाव में तो बोले जो हम कहेंगे वो करना है। टीवी में तो ये लोग कह रहे थे स्टिंग फर्जी है, स्टिंग में कुछ नहीं है, अरविंद ठीक है, अरविंद हमारे नेता हैं, और अंदर ईमेल लिख के कह रहे थे इसकी जांच कराओ। जांच कराने में मेरे को कोई वो नहीं है, मेरी सारी जांच करा लो। लेकिन जिस दिन आप इस जांच को कराओगे अपने लोकपाल से, इसका नतीजा क्या होगा? बीजेपी वाले खड़े होकर कहेंगे केजरीवाल इस्तीफा दे जब तक जांच जारी है। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हम बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं, हम कांग्रेस के हाथों में खेल रहे हैं। पांचवा कुछ और था। पांचवा क्या पॉइंट था? एनई के नए सदस्य बनाए जाए। अब मेरा एक प्रश्न, हमने सारी बातें मान ली, पर मन में एक प्रश्न उठता है। योगेंद्र यादव जी पिछले 1 साल से हरियाणा के प्रभारी थे, वहीं आरटीआई लागू कर लेते 1 साल में, वहां पे वोटिंग कराते। 1 साल में कितनी वोटिंग कराई हरियाणा में? यहां पे हरियाणा के साथी भी होंगे भाई, कितनी वोटिंग कराई? 1 वोटिंग हुई हो पूरे। कुछ लागू तो करके दिखाओ, कुछ करके तो दिखाओ। हरियाणा में लागू कर दो, हम पूरे देश में लागू कर देंगे 5 पॉइंट। करने की मंशा नहीं। 5 पॉइंट मान लिए हमने। उसके बाद इनके आदमी आके कहते देखो जी ये तो बार्गेनिंग के लिए थे, ये तो हम केवल बार्गेनिंग कर रहे थे, हमें हरियाणा दे दो। हमने कहा हरियाणा ले लो। बोले नवीन जयहिंद बड़ा तंग करता है, नवीन जयहिंद को वहां से, हमें नवीन जयहिंद मुक्त हरियाणा चाहिए। हमने कहा नवीन जयहिंद को समझा लेंगे, दिल्ली ले आएंगे, दिल्ली में गांव देहात में लगा लेंगे। फिर पलट गए, फिर बोले नहीं, अगर ये मैसेज जाएगा पूरे देश में कि हमने एनई छोड़ दी और बदले में हरियाणा ले लिया तो बड़ा गंदा लगेगा, तो कुछ सम्मानजनक तरीका निकालो।
तो संजय सिंह ने कहा मैं भी आपके साथ इस्तीफा दे देता हूं सारे पदों से। कुमार विश्वास ने कहा मैं भी आप सारे पदों से इस्तीफा दे देता हूं। गोपाल राय ने कहा मैं भी सारे पदों से इस्तीफा दे देता हूं। मनीष सिसोदिया ने कहा मैं भी सारे पदों से इस्तीफा दे देता हूं, आपका सम्मान रह जाएगा। फिर बोले हमारे मुताबिक 7 आदमियों को एनई में डालो, हम उसके लिए भी तैयार हो गए। अंत में मैसेज आया कि हम बातचीत और नहीं करना चाहते, बातचीत टूट गई। तो दोस्तों, हमने सब कुछ करके देखा। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मैं तिहाड़ क्यों गया? कोर्ट में खड़ा था, जज ने कहा बेल ले लो। मैंने कहा नहीं जी, बेल नहीं लूंगा। जज बोली पर्सनल बॉन्ड साइन कर दो। अच्छा, बेल मत लो। मेरे को ये नहीं पता था ये पर्सनल बॉन्ड क्या होता है। मैंने प्रशांत जी की तरफ देखा, प्रशांत जी ने यूं किया। मैंने कहा ना जी, मैं पर्सनल बॉन्ड नहीं लूंगा। जज ने कहा अरेस्ट हिम एंड सेंड हिम टू तिहाड़। मैं तिहाड़ चला गया। मैं ये कहना चाहता हूं प्रशांत जी, आपके एक इशारे के ऊपर मैं जेल चला गया। मेरे को एक कहानी याद आती है। एक राजा था, उसके पास 2 औरतें पहुंची, दोनों लड़ रही थी। एक बच्चा लिए हुई थी, वो बोली ये मेरा बेटा है, वो बोली ये मेरा बेटा है। राजा पशुपेश में पड़ गया। राजा ने कहा इसके 2 टुकड़े कर दो लड़के के, आधा इसको दे दो, आधा इसको दे दो। तो एक औरत चिल्लाई, महाराज इसके 2 टुकड़े मत करो, इस लड़के को इसको दे दो, दूसरे वाली को दे दो। राजा समझ गया मां असली ये है। इस पार्टी को हमने जन्म दिया है, अपने खून से सींचा है, अपनी जान दांव पे लगाई है। 15 दिन अनशन किया था। डायबिटीज का मरीज हूं। यहां पे डॉक्टर राकेश पारिक भी बैठे होंगे, वो भी रोए थे उस दिन। 3-4 दिन के बाद कोई डॉक्टर ऐसा नहीं था जो ये कह दे कि 48 घंटे से ज्यादा ये जिंदा रहेगा। मेरी मां खूब रोई थी, मेरी पत्नी खूब रोई थी। जितने डॉक्टर वहां खड़े थे, मेरा कीटोन का लेवल 4 या 5 पहुंच गया था, जो कि खतरे के लेवल से बहुत ऊपर होता है। मौत के मुंह से मैं निकल के आया हूं। इस पार्टी को हमने अपने खून से सींचा, अपनी जान से सींचा है। मैं ये कहना चाहता हूं, इस पार्टी को ले लो आप लोग। इस पार्टी को इस तरह से मारो मत, इसकी हत्या मत करो इस तरह से। मैं इनसे लड़ने के लिए नहीं आया। मेरी लड़ाई भ्रष्टाचारियों से है, बाहर के भ्रष्टाचारियों से है। मेरी लड़ाई इस देश की सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ है। मैं यहां पे योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण से लड़ने के लिए नहीं आया। आज मैं हार मानता हूं, आप जीत गए। मैं आज इस लड़ाई को खत्म करने आया हूं। मैं और इस लड़ाई में नहीं जीना चाहता। आज आप लोगों को चुनना पड़ेगा। मैं अब इस लड़ाई को, और पिछले 1 साल से जितनी नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग्स हुई हैं, हर मीटिंग के अंदर लड़ाई हुई है, हर मीटिंग के अंदर अवरोध हुआ है। जितनी पीएससी की मीटिंग्स होती थी, हर मीटिंग के अंदर चीखा चिल्ली होती थी। ये इनर पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है, ये स्वराज नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, आज आपको चुनना है। या तो आप मुझे चुन लीजिए या आप इनको चुन लीजिए। और मैं 1 मिनट, मैं आपको पशुपेश में भी नहीं डालना चाहता। मैं बस आज आपको, आपके सामने बहुत अहम दिन है। आप या तो इनको चुन लीजिए या मुझे चुन लीजिए। अगर आप इनको चुनते हैं
तो मैं आपको पशुपेश में नहीं डालना चाहता। मैं नेशनल कन्वीनर, पीएसी, एनई और नेशनल काउंसिल, इन चारों से मैं इस्तीफा पंकज के पास छोड़ के जा रहा हूं। आप लोगों को तय करना, मैं आपके ऊपर छोड़ के जा रहा हूं। लेकिन एक चीज मैं आपको, आप लोग तय कर लीजिएगा। अंतिम बार समझा रहा हूं, निवेदन के साथ समझा रहा हूं। किसी के साथ आपस में धक्का मुक्की, जोर से बातचीत, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। अब शांति से बैठिए, जो भी निर्णय हो आप स्वतंत्र रूप से लीजिए अपना निर्णय। अंत में मैं केवल ये कहना चाहता हूं, जैसा मैंने कहा, मेरी लड़ाई बाहर वालों से है, अपनों से नहीं है। अगर आप लोगों का निर्णय होगा तो मैं एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, अपनी बाहर वालों से इस देश की भ्रष्टाचारी सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ एक आम कार्यकर्ता के रूप में अपनी लड़ाई जारी रखूंगा। मुझे अभी किसी अर्जेंट मीटिंग में जाना है, मैं यहां से निकलूंगा। बीच में समय मिला तो मैं दोबारा आ जाऊंगा। तब तक मैं ये आपके सामने प्रस्ताव रखता हूं कि गोपाल राय जी इस सभा का चेयरमैनशिप करें। बहुत